अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके, राइट। ठीक ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। और आप लोग सब खैरियत से हैं? ठीक है। अब मैं एक दफ़ा आप लोगों से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट। लास्ट टाइम हम लोगों ने ईडीआई किया था। अच्छा, ये आप लोगों को बुक नज़र आ रही है? ओके, गुड। अब आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने ईडीआई कवर करा दिया था, और मैंने ये 7 लेयर्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि ये 7 लेयर्स होती हैं, राइट? हमने अभी सिर्फ ये पढ़ा था कि कौन सी लेयर का कौन सा काम है। तो अब हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो लेयर्स हैं ये क्या कर रही होती हैं। जी बताइए हसन, किस तरह की अपडेट? राइट जी। अब हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 7 लेयर्स हैं, राइट? अगर जो आप फिगर में देख रहे हैं तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर के बारे में मैंने कहा था कि ये लेयर नंबर 7 है। इसी तरह जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो बेसिकली लेयर नंबर 6 है। और सिमिलरली जो हमारी सेशन लेयर है वो हमारी लेयर नंबर 5 है। जिस तरह आप नीचे आते जाएंगे तो वो लेयर्स 1 की तरफ जाती जाएंगी। तो मैंने बताया था कि पेपर में ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ आ सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप यूँ समझें कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो बेसिकली यूज़र की तरफ है, कि यूज़र का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो एप्लीकेशन लेयर के साथ है। अच्छा, उसके बाद जो फिजिकल लेयर है उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपकी डिवाइसेस के साथ है। ठीक है, डिवाइस हो गई या केबल्स हो गई, इनके साथ है। तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या करती है, आप यूँ समझें कि ये जो पूरा 7 लेयर्स का एक कम्बिनेशन है जिसको हम ओएसआई मॉडल कह रहे हैं। तो ओएसआई मॉडल का बेसिक काम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, या इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने कोई ईमेल भेजनी है, राइट? तो जब आप कोई ईमेल लिखते हैं तो वो तो आप बेसिकली टेक्स्ट में लिखते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट या ईमेल एडिटर में लिखते हैं। अब जो इंग्लिश आपने लिखी है वो इंग्लिश इंग्लिश की फॉर्म में तो ट्रांसमिट नहीं होगी। वो तो बेसिकली किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ठीक है। अब वो कन्वर्जन कौन करेगा? आप तो सिंपली ईमेल लिखते हैं, जो जिसको भेजनी होती है उसका एड्रेस लिखते हैं और सेंड का बटन क्लिक कर देते हैं। अब आपको ये नहीं पता चलता आगे, कभी आपने सोचा कि सेंड के बटन पे अब आपको यकीन हो गया कि ये तो वहां पहुंच जाएगी, लेकिन कैसे पहुंचती है? नो बडी बॉदर्स अबाउट इट कि भाई ये वहां कैसे पहुंचेगी, कौन इसको पहुंचाएगा। आप ज़रा इमेजिन करें कि जिसको आप भेज रहे हैं वो दुनिया के दूसरे हिस्से में है, और विदाउट एनी डिले वो ईमेल जो है वो आपको विद इन सेकेंड्स वहां तक पहुंच जाती है। तो सर आप सोचें कि इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो बेसिकली कितनी ज़बरदस्त है कि विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स जो है वो इंफॉर्मेशन दुनिया के एक खत्ते से दूसरी जगह पहुंच रही है। अब उस चीज़ को देखते हुए कि कैसे पहुंचती है, बीच में समंदर हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, बर्रे आज़म हैं, कैसे पहुंचेगी? तो ये
कोई नहीं सोचता कि यार कैसे जा रही है इन्फो, ये थोड़ी कि फिजा में इंग्लिश के लफ्ज आ रहे हैं आपके। तो अब सबसे पहला काम क्या है कि हमने इंफॉर्मेशन जो आपने लिखी है, जो ईमेल आपने लिखी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ईमेल की, उसको हमने ट्रांसमिशन के काबिल बनाना है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं वो बेसिकली डायरेक्टली ट्रांसमिटेबल नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एप्लीकेशन लेयर को अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या है कि आपको इस बात एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसमें आप ये बता सकें कि आपने क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और किससे इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। तो वो जो एप्लीकेशन लेयर है उसका काम क्या है, यूज़र के साथ इंटरेक्शन करना, यूज़र से इनपुट्स लेना और यूज़र्स को रिस्पॉन्स देना। आप जब ईमेल लिखते हैं तो आप सेंड का बटन क्लिक कर देते हैं, आप उसको इनपुट दे रहे होते हैं। जब ईमेल चली जाती है तो आपको लिखा आ जाता है द मैसेज हैज़ बीन डिलीवर्ड, या अच्छा फिर आपको ये मैसेज आता है द ईमेल हैज़ बीन सेंड, और फिर आपको लिखा हुआ आ जाता है कि या ईमेल हैज़ बीन डिलीवर्ड। तो सेंड का मतलब है चली गई है, डिलीवर्ड का मतलब है कि रेसिपिएंट के इनबॉक्स में पहुंच गई है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, आपको आपसे इनपुट्स लेना, आपसे डायरेक्टिव्स लेना और आपको स्टेटस कन्वे करना या आपको रिस्पॉन्स कन्वे करना। प्रेजेंटेशन इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज फॉर्मेटिंग, तो इसका काम क्या है, मैसेज को फॉर्मेट करना, ऐसे फॉर्मेट में लेकर आना जो कि ट्रांसमिशन के काबिल हो, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना। इसके मुकाबले में प्रेजेंटेशन लेयर का काम, ये आपने याद रखना है क्योंकि पेपर में ये आ सकता है कि इस लेयर का काम क्या है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कितनी लेयर्स हैं, कौन सी लेयर कौन से लेवल पे है और उस लेयर का काम क्या है। अच्छा, हर ऊपर वाली लेयर जो है वो इंफॉर्मेशन को लेती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद नीचे वाली लेयर को दे देती है। बिल्कुल ईडीआई की तरह हम इसको सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते, ईडीआई तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये बेसिकली रूल्स हैं, ये टेक्नोलॉजी का नाम है, ये जो है बेसिकली रूल्स का नाम है कि कैसे होगा। ईडीआई भी तो कन्वर्जन कर रहा है ना, वो कैसे करेगा, तो ईडीआई उसको बताता है। तो वो जो इंटरनल कन्वर्जन हो रही है वो बेसिकली इन लेयर्स पे मुश्तमिल है। ये वो स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले इसके पास जाएगी, फिर इसके पास, जैसे आप कहीं पे कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो पहले एक डिपार्टमेंट के पास जाती है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट, फिर तीसरे, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी मैंडेट के मुताबिक उसकी प्रोसेसिंग करता है। तो पहले एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगी, यूज़र है, यूज़र ईमेल लिखेगा, एप्लीकेशन लेयर को देगा। एप्लीकेशन लेयर दो काम करेगी, यूज़र से इंटरेक्शन करेगी और साथ साथ उस मैसेज को कन्वर्ट करेगी एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि ट्रांसमिशन के काबिल हो सके। उसके बाद वो इनपुट ली ईमेल इंग्लिश में, उसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे फॉर्मेट में जो कि जैसे ईडीआई के केस में x.12 था जो कि ट्रांसमिशन के काबिल। उसके बाद उसने आगे वो लेयर नीचे भेज दी, किसको ले भेज दी, प्रेजेंटेशन लेयर को। तो मैं ये कह रहा था कि हर नीचे वाली लेयर अपनी ट्रांसमिशन साइट की बात कर रहा हूँ, ट्रांसमिशन साइट पे हर नीचे वाली लेयर अपनी ऊपर वाली लेयर से इंफॉर्मेशन लेती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर नेक्स्ट लेयर को कन्वे कर देती है, फॉरवर्ड कर देती है। फिर वो जो अगली लेयर है वो करंट लेयर से इंफॉर्मेशन लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आगे फॉरवर्ड कर देती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल आपकी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक ना पहुंच जाए। अच्छा, अब जो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर के तीन काम होते हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ डिजिटल फॉर्मेट है इंफॉर्मेशन का, वो 1-0 है, बाइनरी, पहला काम। दूसरा काम ये होता है कि आपने देखा कि जो बाज़ हम ईमेल कर लिखते हैं या हम अटैचमेंट करते हैं तो बहुत बड़ी होती है। तो अगर एक ईमेल को अच्छा, एक और बात यहाँ बताता चलूँ कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे भेजते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई अटैचमेंट लिख के भेज रहे हैं या बड़ी ईमेल हमने लिखी है, तो वो एक ईमेल एक ही गो में नहीं जाती। हम करते क्या है कि एक जो ईमेल होती है उसके छोटे 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 पैकेट्स बना लेते हैं, राइट। ये जिस तरह ऐसे ही है कि हम एक ब्रेड लें और उस ब्रेड के स्लाइसेस कर लें। तो हम क्या करते हैं कि ब्रेड हमारी जो है वो हमारा मैसेज है और हम उसके क्या कर लेते हैं, स्लाइस कर लेते हैं। स्लाइस जो है उनको हम कहते हैं पैकेट्स। फिर हम एक एक पैकेट करके भेजते हैं।
और रेसिपिएंट एंड के ऊपर हम उन पैकेट्स को इकट्ठा करके दोबारा एक ब्रेड बना देते हैं। ठीक होगी बात। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन, पहला प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम है। पहला काम ये है कि वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आपने इंग्लिश में लिखी है उसको वो 10 और वंस में कन्वर्ट कर दे। इसको हम कहते हैं इनकोड करना। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं, जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है उसको उस बेसिकली ये जो जब हम इंग्लिश में कोई बात लिखते हैं तो उस स्टैंडर्ड को एक नाम देते हैं, हम उसको कहते हैं आस्की। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लूँगा ना। तो प्रेजेंटेशन लेयर का जो पहला काम है वो क्या है कि हमने इनकोडिंग करनी है। इनकोडिंग का मतलब है इंग्लिश बाइनरी कन्वर्जन। अभी जो इंग्लिश है इसको हम टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं आस्की। आस्की के स्टैंडर्ड है जो कि ये बताता है कि एक लेटर का क्या कोड होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये है आस्की। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। तो इनकोडिंग का मतलब क्या है, ये जो इंग्लिश है ये किस स्टैंडर्ड में होती है, आस्की में। तो हमने आस्की टू क्या कन्वर्जन करनी है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या है, 0 और 1। ये हमने कन्वर्जन कर दी। अच्छा, दूसरा काम क्या है प्रेजेंटेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर का जो दूसरा काम है वो है कि इंक्रिप्शन करना। ट्रांसमिशन साइड के ऊपर इंक्रिप्शन करना, TX का मतलब है ट्रांसमिशन साइड, और इंक्रिप्शन करना रिसीविंग एंड के ऊपर, रिसीविंग साइड। अच्छा, इंक्रिप्शन हम क्यों करते हैं, डाटा की सिक्योरिटी के लिए करते हैं, ताकि जिस तरह जब आप कोई पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो स्टैटिक में लिखा हुआ आता है तो पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे क्या है। तो ये बेसिकली क्या है, हम जो पासवर्ड लिखते हैं उसकी इंक्रिप्शन हो रही होती है तो हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक होगी बात। तो ये बेसिकली दूसरा पार्ट हो गया। जो तीसरी चीज़ है इनकोडिंग के बाद वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन इस चीज़ को कहते हैं कि reduce the file size without losing the content स्लैश। तो यहाँ आपको 3 चीज़ें मैंने बता दी हैं। ठीक है। इंक्रिप्शन किस चीज़ को कहते हैं, कन्वर्टिंग plain text into cipher text which is not understandable to humans। ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम है, इनकोडिंग करना, दूसरा काम है इंक्रिप्शन करना, तीसरा काम है कंप्रेशन करना। अभी 3 कॉन्सेप्ट दे दिए मैंने आपको। ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम हो गए, इनकोडिंग करना, इंक्रिप्शन करना
कंप्रेशन करना। इनकोडिंग का काम क्या काम है? इंग्लिश टू बाइनरी कन्वर्जन। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जब हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो उसका स्टैंडर्ड क्या है? ये उस स्टैंडर्ड का नाम है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कन्वर्जन किस में करनी है? बाइनरी में। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन की साइड पे होती है, ट्रांसमिशन साइड पे। डिक्रिप्शन की साइड पे होती है, रिसीविंग साइड पे। ये क्यों करते हैं? डाटा की सिक्योरिटी के लिए। करते क्या है कि हमने पासवर्ड है मेरा, फॉर एग्जाम्पल मेरा पासवर्ड था 1234, लेकिन लिखा क्या आया? ये स्टैटिक, 4 स्टैटिक। अब स्टैटिक क्या है कि मैंने प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया, ये प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया किस में? साइफर टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट कौन है? जो किसी को समझ ही नहीं आए। अब मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ पढ़ के समझ आ रही है कि पासवर्ड क्या है? नहीं। तो ये जो कन्वर्जन का अमल है इसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन, और वापस इससे ये बनाना इसको कहते हैं डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन, ठीक है। तीसरा काम हो गया, जी, पासवर्ड जो हिडन होता है उसको साइफर बोलते हैं। हाफिज साहब, मैंने ये कहा है कि जो इंक्रिप्शन है ये हम डाटा को सिक्योर करने के लिए करते हैं। डाटा को सिक्योर करने का मतलब ये है कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन लिखें तो वो किसी को समझ ना आए। तो हम, जब आप ईमेल पे लॉगिन होते हैं तो आपका जो भी पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल आपका पासवर्ड है 1234, लेकिन जब आप 1 टाइप करते हैं तो लिखा आपको क्या नजर आता है? स्टैटिक। जब आप 2 टाइप करते हैं तो क्या लिखा नजर आता है? स्टैटिक। इसका मतलब है कि अगर आपकी कुर्सी के पास कोई और शख्स खड़ा हुआ है तो जब ये देखेगा तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि स्टैटिक के पीछे 2 है, ये सिर्फ आपको पता है। तो उसको क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हमने डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया। तो इंक्रिप्शन का मतलब है डाटा को एक ऐसे शक्ल में तब्दील कर देना जो किसी को समझ में ना आए। तो इसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है? प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना साइफर टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट ये है, पढ़ो समझ आ जाए, 1234 प्लेन टेक्स्ट, सादा टेक्स्ट। स्टैटिक 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 स्टैटिक, समझ ही नहीं आता कि क्या है इसके पीछे, क्या है, नोबडी नोज अनलेस एंड अनटिल सिर्फ मुझे पता है कि इस 4 स्टैटिक के पीछे 1234 है। तो ये मेरे अलावा कोई समझ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? ये साइफर टेक्स्ट। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन। लेकिन साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डिक्रिप्शन। कुछ समझ आई मेरी बात? इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग का मतलब है इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करना, 0 और 1 में, ठीक है। सिंपल कन्वर्जन जो है 0 to 1, ये इनकोडिंग है। सिंपल कन्वर्जन, क्योंकि 0 1 के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके बाद उसको मजीद चेंज करना सिक्योरिटी के लिए, वो क्या कहलाती है? इंक्रिप्शन। नहीं, आपको इसलिए सेम लग रही है क्योंकि अभी हमने ज़्यादा एडवांस इंक्रिप्शन ही देखी। इंक्रिप्शन में हमेशा 0 1 नहीं होता। इंक्रिप्शन के अंदर 0 1 के अलावा भी, जिस तरह मैं तो कह रहा हूँ ना इंग्लिश से 0 1, इंक्रिप्शन में मैं क्या कर रहा हूँ? 0 1 तो नहीं है, ये तो स्टैटिक आ गया, राइट। तो इसका कोई और फॉर्म होगा, इसके ऊपर हम कोई और मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये कम्प्लेक्स चीज होती है। इनकोडिंग का मकसद छुपाना नहीं होता, इनकोडिंग का मकसद होता है कंप्यूटर के लिए काबिल प्रोसेस बनाना। ठीक है, ये होता है इनकोडिंग। इंक्रिप्शन क्या होती है कि सिक्योरिटी के लिए आपने कोई चीज करनी है तो उसको कहते हैं इंक्रिप्शन। तो प्लेन टेक्स्ट क्या है? जो कि जो देखे उसको समझ आ जाए कि क्या लिखा है। साइफर टेक्स्ट क्या है? कि कोई पढ़े तो उसको समझ आए कि ये क्या लिखा है। ये साइफर टेक्स्ट है।
अब प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करने के लिए के अमल को हम क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन का जो रिवर्स प्रोसीजर होता है उसको क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन। तो अब हमने 4 चीजें पढ़ ली हैं आज अभी तक। हम OSI मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें हमने कहा कि जो लेयर 7 है वो एप्लीकेशन लेयर है, उसके 2 काम है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है, और दूसरा काम क्या है? उसकी फॉर्मेटिंग करना मैसेज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है एप्लीकेशन लेयर के बाद? जो दूसरी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? 3 काम, इनकोडिंग करना नंबर 1, नंबर 2 इंक्रिप्शन करना, और जब इंक्रिप्शन होगी तो डिक्रिप्शन भी होगी। जी जी, मैं ये शेयर कर दूंगा बिल्कुल। ये स्लाइड्स तो वॉइस मैसेज में भी इंक्रिप्शन हो सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुबशर आप। हसन, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा बिल्कुल। ये स्लाइड नहीं तो मेरे हैंड आउट से मैंने इसलिए कहा है अपने साथ एक नोटबुक रखें, पेन रखें, ताकि आप ये लिखते जाएं। ये तो मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ ताकि आप लोग भी इंटरेक्टिव रहें, सिर्फ सुने ना। ओके, तो अब हमारे पास तीसरी चीज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ इनकोडिंग होगी तो डिकोडिंग भी होगी। तो अब इनकोडिंग कहाँ होगी? ट्रांसमीटर साइड पे। डिकोडिंग कहाँ होगी? रिसीविंग एंड के ऊपर। बिल्कुल, जब आप ईमेल भेजेंगे तो वो इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन जाएगी किस में? 0-1 में। जब वो रिसीविंग की साइड पे पहुंचेगी तो मिलेगी किस फॉर्म में? 0-1। लेकिन वो पढ़ेगा किस में? इंग्लिश में। तो कन्वर्जन तो होगी दोबारा। इनकोडिंग होगी तो डिकोडिंग होगी, इंक्रिप्शन होगी तो डिक्रिप्शन होगी, ठीक है। हसन, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हम इसी के ऊपर जूम के ऊपर क्लास रखते हैं। क्लास का कोड है गूगल क्लासरूम का, वहाँ पे शेयरिंग करते हैं। आप किसी से पूछ लीजिएगा क्लासमेट से कि भाई गूगल क्लास का कोड क्या है, तो वहाँ पे सारे नोट्स अपलोडेड हैं ऑलरेडी। अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास? कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है कि एक फाइल है, वो फाइल फॉर एग्जांपल उसका कोई साइज़ है, साइज़ 1 KB है, 2 KB है, और हम समझते हैं कि ये इतना बड़ा साइज है कि हम इसको नहीं भेज सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उनके भी तो एक स्मॉल साइज होता है। तो कंप्रेशन का मतलब होता है कि हमने फाइल के साइज कुछ ऐसा कर रहे हैं कि फाइल का साइज रिड्यूस हो जाए, राइट। और ऐसा हो, लूज करने का मतलब यह है कि फाइल का साइज तो कम हो, लेकिन जो उस फाइल में या उस जगह उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसका वो लॉस ना हो। तो कंप्रेशन इसको कहते हैं। अब जब कंप्रेशन कहते हैं, इसका मतलब है जब हमने किसी चीज़ को श्रिंक करना है, ठीक है, उसके फाइल के साइज को रिड्यूस करना है, या हम कह रहे हैं कि क्या करना है? श्रिंक करना है। अच्छा, अब जब हम रिसीविंग एंड पे जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम, कंप्रेशन है तो कंप्रेशन का उलट होगा। यस, तो कंप्रेशन का उलट क्या होगा? इनकोडिंग है तो डिकोडिंग है, ठीक है। इंक्रिप्शन है तो डिक्रिप्शन है। तो कंप्रेशन है तो क्या है? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द कंप्रेशन? रिवर्सल ऑफ कंप्रेशन क्या कहलाएगा? रिसेशन। वाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वैसे होता नहीं है ये। अच्छा, और लेकिन इट्स गुड आंसर, आई लाइक इट। रिसेशन तो कम होता है ना, तो कंप्रेशन का मतलब भी कम है। तो कोई और लफ्ज होगा जो कि उसको बढ़ाएगा। कंप्रेशन का मतलब है फाइल के साइज को रिड्यूस करना। तो कंप्रेशन के ऑपोजिट का मतलब होगा कि फाइल के साइज को बढ़ाना नहीं, रिड्यूस साइज को ओरिजिनल साइज पे लेकर आना। अब ना ये ना हो कि आप समझें कि कंप्रेशन का जो उलट है उसका मतलब है फाइल के साइज को बढ़ाना। नो, फाइल का एक साइज था, ओरिजिनल साइज था, आपने क्या किया? उसको कम किया, रिड्यूस किया। तो क्या हुआ? जिस तरह लोग कहते हैं कि जी हम डाइटिंग कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, तो उसके बाद वो दोबारा वेट गेन कर लेते हैं, तो वापस ओरिजिनल वेट गेन का मतलब ये नहीं होता कि मैं और वेट गेन करूं। तो बेसिकली कंप्रेशन क्या है? फाइल के साइज को रिड्यूस करना। रिवर्सल ऑफ कंप्रेशन की ये है कि रिड्यूस्ड साइज को ओरिजिनल साइज पे रिस्टोर करना, जिसको हम कहते हैं
डीकम्प्रेशन, राइट। तो एक चीज हो गई हमारे पास कंप्रेशन स्लैश डीकम्प्रेशन, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो इनकोडिंग स्लैश डिकोडिंग। तो तीनों चीजें बता दी। तो अब आपको समझ आ गया, अब ये पेपर में लाजमी आएंगे, मैं बता दूं आपको। इनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब है सिंपल आस्की टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। कंप्रेशन क्या है, फाइल साइज को रिड्यूस करना। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये तीनों काम कौन कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर कर रही है, ठीक हो गई बात। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी लेयर है, ये लेयर 6 है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। तो ये पेपर में 3 ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है कि इनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, कंप्रेशन क्या है, डीकम्प्रेशन क्या है, इंक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है। वो पूछ ले इंक्रिप्शन का रिवर्सल क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे डीकम्प्रेशन है। यहाँ तो कोई मसला। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो प्लीज़ बताइए। कम डीकम्प्रेशन को हम एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं, यस। जब हम आप देखें कि इसके सॉफ्टवेयर आते हैं मुख्तलिफ, विन आर ए आर है, विनजिप है, आपने यूज़ किया होगा विनजिप, विन आर ए आर ना, तो या 7-zip के नाम से। तो हम जब कंप्रेस फाइल होती है, तो जब हम उसको डीकम्प्रेस करते हैं तो हम उसको एक्सट्रैक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल नेम डीकम्प्रेशन है। बिल्कुल एहसान, सही कहा आपने, लेकिन एक्चुअल नेम जो है वो डीकम्प्रेशन है। पेपर पॉइंट से लास्ट पे टेस्ट रख लिया करें। मुझे नहीं, आपकी बात समझ नहीं आई। एग्जाम में नहीं समझ रहे मुझे कि आप लोग क्या कह रहे हैं। कंप्रेशन का ऑपोजिट होगा डीकम्प्रेशन, ये मैंने लिखा तो है यहाँ पे, डीकम्प्रेशन, कंप्रेशन डीकम्प्रेशन। ये हसन को भी बता देगा गूगल क्लास का कोड क्या है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये बात होगी। अब हम अगली लेयर पे चलते हैं। अगली लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर के बाद, वो है कौन सी लेयर, सेशन लेयर। तो सेशन लेयर के क्या काम है। अच्छा जी, सेशन लेयर की बेसिकली आप लोगों ने बुक तो डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है। तो सेशन लेयर का क्या काम है, सेशन का मतलब क्या होता है, सेशन का मतलब होता है कि बातचीत करने से पहले, आप लोगों ने बुक डाउनलोड कर ली है सबने, मुझे बताएं। बुक अपने पास खोलने तो ज़्यादा बेहतर है। अभी आप लोगों के सामने ये वर्ड की फाइल ओपन हो रही है ना।
तो सेशन लेयर का काम, सेशन का मतलब क्या है? सेशन लेयर का मतलब ये होता है कि आपने बातचीत करने से पहले राब्ता करना होता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि आप पीटीसीएल पे किसी को फ़ोन करते हैं तो आपके कई स्टेप्स होते हैं कि आपने पहले क्या उठाया, रिसीवर उठाया, आप देखेंगे डायलिंग टोन है तो फिर आप नंबर मिलाएंगे, नंबर मिलाएंगे तो आप नंबर, बेल जाएगी तो वो बंदा, उसके घर घंटी बजेगी, वो रिसीवर उठाएगा तो बातचीत शुरू होगी। तो बात करने से पहले आपको राब्ता कायम करना होता है। तो सेशन लेयर का काम क्या है? राब्ता कायम करना। ठीक है, इसका काम क्या है? इस्टेब्लिशमेंट। राब्ते का मतलब, सेशन का मतलब होता है राब्ता। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेशन। अच्छा, अब जब राब्ता कायम हो गया, ठीक, उसको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। तो अब आपने उसको क्या करना है? कायम भी रखना है। तो मैनेजिंग द सेशन। अच्छा, उसके बाद जब बात ख़त्म हो गई तो आपने सेशन को ख़त्म कर देना है। तो टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। वरना अगर मैं काम करूँगा, आपको कॉल करूँ और आप खुदा, मैंने डायल किया और मैं, बात भी हो गई, आपने रिसीवर रख दिया लेकिन मैंने अपना रिसीवर नहीं रखा, तो आपकी लाइन तो होल्ड रहेगी। तो इसलिए राब्ते को डिस्कनेक्ट भी करना होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेशन, मैनेजिंग द सेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो। अच्छा, अब उसके बाद जब आप सेशन करते हैं तो कोई कोई अनऑथोराइज शख्स सेशन हमारा, हम चाहते ये हैं कि हम जब जिससे राब्ता कायम कर रहे हैं तो हम ये इत्मीनान भी कर लें कि जिससे हम, जिससे बाज़ को तो गलत नंबर मिल जाता है, ठीक है, तो गलत नंबर अगर गलती से मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझ के गलत नंबर मिला है और दूसरे को ट्रैप करने की कोशिश करे, तो फिर उसका मतलब क्या है कि ये कोई सिक्योरिटी अटैक है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम इस बात का इत्मीनान करते हैं कि जिस जो हमसे राब्ता कायम करने जा रहा है या हम जिससे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं वो लेजिटिमेट है, राइट। तो इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वेरीफाइंग आइडेंटिटी, कि जो शख्स हमसे बात करना चाह रहा है हम उसकी शनाख्त को वेरीफाई करें। जैसा होता है ना, प्रूफ वेरीफाई या प्रूफ दी आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब ये होता है। ओके जी, गुड। तो सेशन लेयर का काम क्या हो गया? सेशन का मतलब है राब्ता। राब्ता कायम करना, कायम रखना और फिर ख़त्म करना। और चौथी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि इस राब्ते के बाद आपने, राब्ता कायम करते वक्त आपने शनाख्त को भी प्रूव करना है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन है। अच्छा जी, अब हो गई नेक्स्ट बात। अब है अगली लेयर कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कौन सी लेयर है? वो बेसिकली लेयर 4 है, ठीक है ना, ऊपर से हम आ रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर तो वैसे आप चाहे नीचे से काउंट कर लें या ऊपर से काउंट कर लें तो 4 है, लेकिन ट्रांससेशन लेयर अक्सर पेपर में आता है क्योंकि सेशन लेयर को अगर ऊपर से काउंट करें तो 5th है, राइट, 765 है। तो मतलब सॉरी, अगर ऊपर से काउंटिंग करें तो 3rd होगी, लेकिन नीचे से करेंगे तो 5th होगी। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ का ख्याल रखें। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या, ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है कि भाई भेजना, आमदोरफ्त, ठीक है, तरसील करना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल दी
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब जब आप कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं तो कोई एरर भी आ जाता है। तो एरर को कंट्रोल करना, एरर क्या है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन, आप और मैं हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम जूम पे बात कर रहे होते हैं, तो बाज़ पर क्या होता है, आपको मेरी बात नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, कहीं पर कभी किसी वक्त बैंडविड्थ पूरी नहीं है। तो फिर क्या होता है, आप इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि आपको पूरी मालूमात नहीं मिली। आप क्या करते हैं, मुझे बताते हैं कि भाई हमें मालूमात नहीं मिली, दोबारा बता दें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दोबारा इंफॉर्मेशन को दोहराता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं बहुत तेज़ बोलूँगा तो आपको समझ ही नहीं आएगी। इसका मतलब है कि जो मेरी ट्रांसमिशन की स्पीड है वो उतनी होनी चाहिए जितना आप उसको सुन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्लो कंट्रोल। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि एरर कंट्रोल, कि जब हम ट्रांसमिट करें तो ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर ना आए, कोई पैकेट ड्रॉप ना हो, कोई पैकेट लॉस ना हो, इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन एरर कंट्रोल है बेसिकली, इन अदर वर्ड्स टू से। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास कौन सी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन के तीन काम हो गए। एक, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या हो गया कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। दूसरा क्या है कि अगर कोई एरर आ जाए तो उस एरर को कंट्रोल करना। अच्छा, तो ये हमारा, अच्छा दूसरी बात ये कि अगर एरर आ जाए तो एरर को तो रीट्रांसमिशन करना। रीट्रांसमिशन मैंने क्या बताई थी कि दोबारा दोहराना, राइट। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का राब्ता कायम होकर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है कि अब इंफॉर्मेशन का बहाव होता रहे, उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोई एरर आ जाए तो उसको, उस एरर को डिटेक्ट करना, और एरर को, एरर क्या है कि पैकेट लॉस हो गया, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, तो हमने क्या करना, उसको दोबारा से भेजना होगा। यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो? मेरी आवाज समझ आ रही है सबको? या एरर को रेक्टिफाई करना बिल्कुल सही है। ईमेल की एग्जाम, वापिस से मुझे सवाल समझ नहीं आया था। लेकिन जब आप ईमेल ईमेल करते हैं और फॉर एग्जांपल ज़रा सोचें कि मैं आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दूं और आप सेंड का बटन दबाते हैं, तो क्या ईमेल जाएगी? नहीं जाएगी। वो देखेगी कि भाई दूसरे के साथ रब्ता ही नहीं हो रहा, या रब्ता कायम करने की कोशिश करेगी। तो पहले जब भी हम ईमेल जब सेंड करते हैं, जब इंटरनेट चल रहा हो तो सेंड फॉरन हो जाता है। क्यों? रब्ता पहले से कायम हुआ हुआ होता है। लेकिन अगर आप एक काम करें कि ईमेल लिखने के बाद, सेंड का बटन दबाने के बाद फिर इंटरनेट ऑन करें, तो देखिएगा कितनी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो राब्ता कायम करेगा, राब्ता कायम करने के बाद राब्ते को कायम रखेगा, फिर वो इंफॉर्मेशन को भेजेगा। तो पहले राब्ता कायम होता है, फिर इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है। तीसरी बात, एक और बात यहाँ बता दूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर का एक और काम ये होता है कि जब आप पूरी, फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई, जिस तरह कोई, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, हम लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और आप मुझसे कहते हैं कि सर आप अपनी रिकॉर्डिंग की जो फाइल है वो मुझे भेज दें। तो वो काफ़ी बड़ी फाइल होगी, तो जब मैं आपको भेजूंगा तो वो बेसिकली पूरी की पूरी फाइल एक वक्त में नहीं चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम उस इंफॉर्मेशन को ब्रेक करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो फाइल होती है उसको बेसिकली छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है।
ठीक है, तो अब फाइल को पैकेट में तोड़ना, इस इस काम को कहते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, और जब वो रिसीविंग एंड पे आएगा तो हम पैकेट्स को जोड़ के क्या बनाएंगे, फाइल। ठीक है, तो हम इस काम को क्या बोलते हैं, हम इस काम को बोलते हैं असेंबली। ठीक है, तो एक हो गई सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, इसको कुछ लोग सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं, लेकिन बेहतर नाम क्या है, सेगमेंटेशन। हमने इंफॉर्मेशन को, फाइल को पैकेट्स में तोड़ दिया, ब्रेकअप करना। दूसरा काम मैंने क्या बताया था कि पैकेट्स को असेंबली, पैकेट्स को दोबारा, पैकेट्स को फाइल में फाइल की सूरत में बना देना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, असेंबली करना। हमने उसको असेंबली कर दी, असेंबल कर दिया, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो इसको बेसिकली ये क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या हो गया, फ्लो कंट्रोल। अब मैं इसको कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, इंफॉर्मेशन की फ्लो कंट्रोल है। दूसरा क्या बोला, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और सेगमेंटेशन एंड असेंबली। ठीक हो गई बात, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हो गया। ठीक है, इसमें से लाजमी कई कई आपको पेपर में सवाल आएगा। अच्छा जी, अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आ जाती है नेटवर्क लेयर। ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, आपको याद नहीं होगा, मुझे अंदाजा है। अच्छा जी, ट्रांस ये नेटवर्क लेयर जो है, ये ऊपर से करेंगे तो 3 है, ऊपर से नीचे से नहीं करना, बस ऊपर से गिनना है। लेकिन ऊपर, सॉरी, ऊपर से नहीं, नीचे से गिनना है, क्योंकि ऊपर से तो 7 है। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर तीसरी लेयर है। अच्छा जी, याद रखिएगा, 1 नीचे से शुरू हो रहा है, ये मैं बार बार समझा रहा हूँ, पेपर में ये गलती मत कर देना। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट सॉरी नेटवर्क लेयर का क्या काम है, नेटवर्क लेयर का काम क्या है, क्या आपको याद है कि हमने कहा था कि किसी भी मशीन, हर मशीन का एक एड्रेस होता है। क्या एड्रेस होता है, उसका क्या नाम होता है, मशीन के एड्रेस को क्या बोलते हैं, जी हाफिज साहब, एनी, इमरान, क्या होता है, आईपी एड्रेस। एक्सीलेंट। और मैंने बताया था आईपी एड्रेस का एक प्रोटोकॉल होता है, IPv4। नया कौन सा होता है, IPv6। और सिक्योर कौन सा, IPsec। और मैंने क्या कहता है, वो क्या करता है, राउटिंग। और राउटिंग मैंने क्या बताई थी, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना और पैकेट को उस पे भेजना। तो नेटवर्क लेयर का क्या काम है, नेटवर्क लेयर का काम है असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेस का पैकेट, पैकेट को आईपी एड्रेस असाइन करना। उसके बाद राउटिंग करना। राउटिंग क्या है, फाइंडिंग द बेस्ट पाथ। उसके बाद क्या करना, पैकेट को उस रास्ते पे भेजना, पैकेट फॉरवर्डिंग। ये काम है आपकी नेटवर्क लेयर के। तो नेटवर्क लेयर का काम हो गया आईपी एड्रेस की असाइनमेंट करना, राउटिंग करना और पैकेट फॉरवर्डिंग करना। और आपने बुक में देखें तो हो सकता है कि बुक में इससे 2 चीज़ें कम हो, तो एड्रेस, तो ये मैंने बात लिखी, तो ये होगी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर है उसका काम है डाटा लिंक लेयर। इसको हम DLL भी कहते हैं। अच्छा, डाटा लिंक लेयर का काम और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। डाटा लिंक लेयर का काम होता है एरर कंट्रोल। ठीक है, एरर कंट्रोल हमने पहले कहा, ट्रांसपोर्ट लेयर में देखा था ये काम। डाटा लिंक लेयर का एक और काम भी होता है, एरर कंट्रोल 2 चीज़ों से होती है, एरर को डिटेक्ट करना, ठीक है, और एरर को रेक्टिफाई करना। एरर कंट्रोल जो है वो एरर डिटेक्शन और एरर रेक्टिफिकेशन पे बेस कर रही थी। अब एरर कंट्रोल के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है फ्लो कंट्रोल। अब आप कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर भी ये काम कर रही है और डाटा लिंक लेयर भी ये काम कर रही है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क बता देता हूँ। फ़र्क ये होता है कि आप यूँ समझें कि एक जंजीर है, चेन है, उस चेन का एक सिरा है और एक दूसरा सिरा है, लेकिन दरमियान में मल्टीपल
स्टेशंस हैं या कड़ियाँ हैं, तो वो जो दरमियान में, यूँ समझें कि अच्छा चलो इसको मैं यूँ समझाता हूँ कि आपकी ट्रेन है, ट्रेन की एक इंजन आगे लगा, एक पीछे लगा, फॉर एग्जाम्पल इसको तो हम कहेंगे एंड पॉइंट्स। अच्छा, दरमियान वाली बोगी, दूसरी बोगी तीसरे के साथ कनेक्टेड है, तीसरी चौथी के साथ कनेक्टेड है, और इससे दोनों इंजन आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन बोगियों के साथ कनेक्टेड है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है एंड टू एंड एरर कंट्रोल करना, लेकिन इंटरमीडिएट डिवाइसेस के साथ एरर कंट्रोल करने का काम किसका है? इंटरमीडिएट डिवाइसेस या इंटरमीडिएट कनेक्शंस के ऊपर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करना किसका काम है? डाटा लिंक लेयर का। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर का यही काम जो है ये किसके ऊपर है? एंड टू एंड, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान फ्लो कंट्रोल करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। लेकिन जो ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं वो डायरेक्टली तो आपस में दूसरा कनेक्टेड नहीं है, उनके दरमियान तो और बहुत सारे इंटरमीडिएट कनेक्शंस भी हैं। तो वो उन इंटरमीडिएट कनेक्शंस के दरमियान एरर कंट्रोल करना और फ्लो कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? डाटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी है, राइट। तो ये डिफरेंस हो गया एंड टू एंड एरर कंट्रोल और इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटर एरर कंट्रोल और इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट कनेक्शन के ऊपर, ठीक हुई। लास्ट जो हमारी लेयर है उसका नाम है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होती है? जिसके जो कि आपके डाटा को बिट्स की फॉर्म में, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं बहाव, स्ट्रीम ऑफ बिट्स की फॉर्म में भेजती है। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स। अब बिट्स बनी कब थी? आप याद करें, बिट्स कहाँ बनी थी? यहाँ बनी थी इनकोडिंग में, प्रेजेंटेशन लेयर पे। लेकिन अब वो भेज कौन रहा है उसको? फिजिकल लेयर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यूपर से लेकर नीचे तक मल्टीपल लेयर्स हैं जो कि मिल के काम कर रही हैं और इस डाटा को इस काबिल बना रही है कि वो ट्रांसमिशन। तो ये टीम वर्क है। यूँ समझें एक टीम है, उस टीम में 7 लोग हैं। हर बंदे, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के अंदर 11 लोग हैं, हर प्लेयर अपनी अपना काम करता है। तो उसके बाद जाके, जी बिल्कुल, यानी बिल्कुल सही कहा, हर बंदा अपना काम करेगा तो टीम सही काम करेगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। फिजिकल, हाफिज साहब, फिजिकल लेयर का काम ये है, फिजिकल का मतलब है एक्चुअल, टेंजिबल, ठीक है। कि हमने सेंड का बटन किया, आप जरा सोचें, आपने ईमेल सेंड की, तो यह जो मैं और आप आवाज में बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक कैसे पहुंच रही है? बेसिकली फिजिकली पहुंच रही है ना। तो मेरी आवाज मेरे सिस्टम में माइक के थ्रू जाएगी, लेकिन वो सिस्टम से बाहर कैसे निकलेगी? या तो वायरलेसली निकलेगी, या केबल के थ्रू निकलेगी, एंटीना के थ्रू निकलेगी, या वायरलेस ट्रांसमीटर के थ्रू निकलेगी। तो जिस
लेकिन मेरी आवाज़ जब वो माइक से जा रही है, अच्छा अब आप ज़रा सोचें इस चीज़ को कि जूम के थ्रू मेरी वॉइस वॉइस जा रही है, मैं जूम बंद कर दूंगा तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी। तो जूम क्या है? एप्लीकेशन लेयर। तो मेरे माइक ने आवाज़ सुनी, लेकिन किसके थ्रू सुनी? जूम के थ्रू सुनी, तो ये एप्लीकेशन लेयर हो गई। फिर उसने मेरी आवाज़ को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, प्रेजेंटेशन लेयर आ गई। फिर उसने इसको इनकोड किया, इनक्रिप्ट किया। व्हाट्सएप के ऊपर कहते हैं ना इंक्रिप्शन हो रही है, इनकोड किया, कंप्रेस किया। फिर सेशन लेने क्या किया? आपके साथ राब्ता बनाया। ट्रांसपोर्ट लेने क्या किया? राब्ता बन गया तो इन्फॉर्मेशन को भेजा, उसके फ्लो कंट्रोल को कब कंट्रोल में रखा, इस बात का ध्यान रखा एरर ना है। उसके बाद जब वो डाटा सेंड, तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया? रास्ता तलाश किया, कैसे भेजूंगा। डाटा लेयर ने क्या किया? जो दरमियान में डिवाइसेस थे मेरे और आपके दरमियान, उनके दरमियान राब्ता बनवाया। और फिजिकल लेयर का क्या काम है कि वो उसने डाटा को एक्चुअली हर मशीन से बाहर निकाला, राइट। तो मेरे और आपके दरमियान तो पता नहीं कितनी कितनी डिवाइसेस दरमियान में कनेक्टेड होंगी, तो कहीं जाके हमारी आवाज़ एक दूसरे से रिसीव हो रही है। अब आप फ़ोन के थ्रू, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू बात आप यूज फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के थ्रू आप तक वॉइस पहुंच रही है। तो कितने पता नहीं ट्रांसमीटर और रिसीवर दरमियान में है। तो इसलिए फिजिकल लेयर का काम क्या है कि एक्चुअल डाटा की ट्रांसमिशन को करना। बाकी लेयर्स का काम क्या है? वो सारे काम करना जो कि ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी हैं। फिजिकल लेयर का काम क्या है? कि ट्रांसमिशन कर देना एक्चुअली। कुछ समझ आई आप सब? हर चीज़ एंड टू एंड होती है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा, अब हमने क्या कर लिया? हमने ओएसआई लेयर पढ़ ली। तो ओएसआई लेयर का, ओएसआई लेयर जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे ओएसआई लेयर इस्तेमाल होगी, चाहे वो ईडीआई हो या ईडीआई ना यूज़ करें। ठीक है, तो अब हमने ईडीआई भी कर लिया और हमने ओएसआई लेयर भी कर ली। देखिए ओएसआई मैंने आपको बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास लेयर्स हैं, हर लेयर का अपना एक काम है, हर लेयर का एक नंबर है। ये आपको याद होने चाहिए ज़बानी, ताकि आपको पेपर में कोई भी ऑब्जेक्टिव आए तो आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो। ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई मॉडल इसको कहते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ये 7 लेयर्स पे मुश्तमिल है। बनाया किसने? आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये ओएसआई बेसिकली क्या है? ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ईडीआई तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। ईडीआई से एब्रीवेशन आप कह रही है? नहीं, ईडीआई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये तो पूरा लेक्चर मैंने इसके ऊपर दिया। ये बेसिकली किस लिए होता है? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। आपने बुक नहीं पढ़ी, इसका मतलब आप लोग बुक नहीं पढ़ रहे हैं जो मुझसे एब्रीवेशन पूछ रहे हैं यहाँ पे। दैट इज नॉट नाइस सिम्टम। तो भाई किताब पढ़ें। ये क्या बात हुई? जब आपने सुन लिया, जब आपने पूरा टॉपिक सुन लिया और फिर आपको एब्रीवेशन नहीं पता, ये तो अजीब सी बात होगी। दैट इज नॉट अ गुड साइन। नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। जी पूछें, आप इसे पूछें।
मीनवाइल किसी और का क्वेश्चन है तो पूछे, वरना फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एक और चीज़ है, एक और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एक हमारे पास है इंटरनेट, ये तो आपको सबको पता है कि क्या होता है नेटवर्क दी नेटवर्क। एक होता है, इसको हम कहते हैं इंट्रानेट, और एक होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट, और एक होता है जिसको हम कहते हैं वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रानेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर में फ़र्क क्या है? ओके, इंटरनल कस्टमर का मतलब ये है, इंटरनल कस्टमर जो है वो एम्प्लॉयज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, चीज़ें बेचेगा, लेकिन उसको क्या चाहिए, कोई चीज़ होगी तो वो बेचेगा ना। तो उसको कौन इंफॉर्मेशन, कौन सेल्स डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो क्या दे, मटेरियल दे। उसको मटेरियल उसके पास होगा तो वो आगे सेल करेगा। उसको मटेरियल कौन देगा, फिनिश गुड, वेयर हाउस वाले, इन्वेंट्री वाले। तो इन्वेंट्री के कस्टमर कौन है, सेल्स। लेकिन इन्वेंट्री को सामान कौन देगा, प्रोडक्शन वाले। तो प्रोडक्शन का कस्टमर कौन है, इन्वेंट्री वाला, और इन्वेंट्री का कस्टमर कौन है, सेल्स वाला। ठीक है, और सेल्स वाला पैसा लेकर आएगा तो पैसा किसको देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो ये इस तरह से हर इंटरनल कस्टमर्स का मतलब होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, लेकिन वो कलेक्टिवली मिलके क्या कर रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे हैं। जिस तरह जब फॉर एग्जांपल एक एक इंस्टीट्यूट में टीचर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स को बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन एक्चुअली फ्रंट लाइन पे कौन होता है, टीचर होते हैं। लेकिन जो टीचर, टीचर के क्लाइंट कौन है, कस्टमर्स कौन है, आप लोग। लेकिन टीचर खुद किसी का कस्टमर है, क्योंकि उसको बहुत सारे सर्विसेज मिल रही, तो आप हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से सर्विसेज ले रहा होता है। तो जो सर्विसेज ले रहा होता है वो उसका कस्टमर हो जाता है। और एक्सटर्नल कौन है, जो हमारा एंड कंज्यूमर है, जिसने हमारी एक चीज़ एक्चुअल खरीदनी है, कस्टम एंड कंज्यूमर, वो हमारा एक्सटर्नल कस्टमर है। ठीक है, लेकिन जिसे हम सामान खरीद रहे हैं वो भी हमारा, हम उसके कस्टमर हैं बेसिकली, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर हमारा कंपनी का जो डायरेक्ट कस्टमर होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का जो कस्टमर होता है वो कौन होता है, होलसेलर। होलसेलर का कौन होता है, रिटेलर। रिटेलर का कौन होता है, कंज्यूमर। तो एक्चुअली ये एक्सटर्नल कस्टमर्स है। इंटरनल कौन है, जो डिपार्टमेंट के अंदर है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ जी, इथरनेट भी बता दूंगा। इथरनेट बेसिकली इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ईथरनेट, इससे पहले कि मैं बेसिकली इंटरनेट या क्या कहना चाहिए, इंटरनेट या एक्सटेंड बताऊं, तो आप यूँ समझें, ईथरनेट क्या है, ये इन्होंने सवाल पूछा है। ईथरनेट, तो ईथरनेट बेसिकली क्या है, इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, या इज अ वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर, लिख लें स्लैश टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी है किसके लिए, कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए। कहाँ पे, ओवर द लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, अ नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग और एन एरिया फ्यू किलोमीटर्स, मतलब एक बिल्डिंग विद इन, फॉर एग्जाम्पल, विद इन अ बिल्डिंग और फ्लोर। ठीक है, और अ कैंपस
ये ईथरनेट क्या है? ईथरनेट ये है कि विद इन अ लैन, लैन भी टाइप ऑफ नेटवर्क है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, लैन भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लें, वैन, मैन, ठीक है, VPN, ये भी लिख लें, काट के ये लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो ये टाइप्स हुई नेटवर्क की, ठीक है। इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब लोकल नेटवर्क क्या होता है बेसिकली, पहले तो मैं ये बता दूं। नेटवर्क इज अ ग्रुप और कंप्यूटर्स, राइट। अब वो नेटवर्क अगर फ्यू किलोमीटर्स के अंदर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? लैन। लेकिन लैन, विद इन अ लैन कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? ईथरनेट, राइट। तो एक बात क्या हो गई, अब मैंने आपको चार चीजें बताई हैं। नेटवर्क, नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ये तो हो गई बात। फिर मैंने क्या बताया था? ये नेटवर्क हो गया। फिर मैंने बताया कि आपके पास क्या है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अच्छा, अब इसमें लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, जो कि हमने सबसे पहले ये पढ़ा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है कि एक ऐसा ऐसा ग्रुप ऑफ नेटवर्क, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो कि एक बिल्डिंग के अंदर हो, एक कैंपस के अंदर हो, एक फ्लोर के अंदर हो, या फ्यू किलोमीटर्स के अंदर हो। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसका जो एरिया है वो फ्यू किलोमीटर्स की हद तक हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? ईथरनेट। तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी है, ईथरनेट इज अ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन द लैन। तब आपको समझ आ जाना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितनी है, उसमें इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क्स। लोकली ये नेटवर्क क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जो कि विद इन फ्यू किलोमीटर्स हो, जो कि जिस तरह इंटरनेट कैफे होता है, जिस तरह अमूमन एक ऑफिस, छोटा सा ऑफिस है, उसकी फ्लोर है, उसका नेटवर्क है। तो और लोकली या नेटवर्क के ऊपर जो कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए आपस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ईथरनेट। अच्छा, अब फिर हमें ये पढ़ लेना चाहिए पहले। इसी तरह जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, उस वो ऐसा नेटवर्क होता है जो कि विद इन अ सिटी हो, जिसका जो स्कोप है या जिसका जो कवरेज है, कवरेज एरिया है, वो एक शहर तक महदूद हो, ठीक है। कवरेज जियोग्राफिकल एरिया, वो एक शहर के अंदर हो। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? नेटवर्क बियॉन्ड द कंट्रीज, बियॉन्ड द सिटीज, प्रोविंसेस, स्टेट, कंट्रीज, और इवन कॉन्टिनेंट्स, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। जिसकी जो कवरेज है वो दुनिया के हर मुल्क, हर बर्रे आज़म के अंदर हो।
ठीक है। जैसे आप जाते हैं तो सऊदी अरब जाएं उम्रा करने, हज करने, अगर आप सबको ज़्यादा नसीब हो तो क्या होता है कि आप जैसे ही सऊदी अरब में दाखिल होते हैं तो आप एक नए नेटवर्क पे आ जाते हैं। तो ये क्या आपस में सब कनेक्टेड है, वाइड एरिया नेटवर्क है। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो हो सकता है कि गिलगित और इस साइड पे सकरदू या कैलाश वाली साइड पे कोई नेटवर्क अवेलेबल ना हो, लेकिन हम कहते हैं जैसा सबको पता है कि जी मोबी लिंक हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो इंटरनेट क्या है, जो कि एक सॉरी लोकल एरिया नेटवर्क है, जो कि एक बिल्डिंग, एक फ्लोर, एक कैंपस की हद तक हो, एक इमारत। मेट्रोपॉलिटन क्या है, जो कि एक शहर के अंदर हो। ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन इसलिए नाम है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन का मतलब जो सिटी भी मेट्रोपॉलिटन हो, लेकिन हम आम लफ्जों में एक शहर के अंदर हो तो उसको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, जो कि एक शहर के बियॉन्ड हो, दो शहरों के दरमियान हो, दो सूबों के दरमियान हो, दो स्टेट्स के दरमियान हो, दो कंट्रीज के दरमियान हो, दो प्रोविंसेस के दरमियान, दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान हो। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें इसकी कवरेज सबसे कम होगी, इसका मतलब है कि इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी सबसे कम होगी। ठीक है। इसकी कॉस्ट भी कम होगी, किससे, मेट्रोपॉलिटन से और वाइड एरिया नेटवर्क से। लेकिन स्पीड सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि फासला बहुत कम है, फास्टेस्ट। तो एरर के चांसेस भी कम होंगे। ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी, राइट। लेकिन इसके मुकाबले में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है तो इसकी कॉस्ट इसके मुकाबले में ज़्यादा होगी, स्पीड कम होगी, एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि वेरी हाई कॉस्ट। ठीक है। स्लो स्पीड क्योंकि फासला बहुत है, हाई एरर चांसेस। लेकिन बेनिफिट सबसे क्या है कि पूरी दुनिया तक है। तो ये बेसिकली इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपको ये बातें समझ आ गई। गुड। अब कोई सवाल है, इंटरनेट और एक्सटर्नल आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम इसको कल करेंगे। मैं कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, इंशाल्लाह। अब आपको आज क्या समझ आ गया, आपको ये पता चल गया कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, किसने बनाया है, कितनी लेयर्स होती हैं, हर लेयर का क्या काम है, हर लेयर दूसरी लेयर को सर्विसेज दे रही होती है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी देखा, हमने देखा कि 7 लेयर्स है, 7 टाइप्स हैं। इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या होता है, लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है, इनके आपस में डिमेरिट्स क्या है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ओके, ईथरनेट और इंटरनेट में क्या फ़र्क हुआ? उसामा, इंटरनेट तो नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क है, और ईथरनेट जो है वो टेक्नोलॉजी है। किस चीज़ की? लैन में जो कंप्यूटर्स आपस में होते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे। उन कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए उसका नाम है ईथरनेट। तो ईथरनेट नेटवर्क नहीं है, ईथरनेट टेक्नोलॉजी है फॉर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन इंटरनेट क्या है? ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। समझ आया उसामा? तो ईथरनेट इज अ टेक्नोलॉजी फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, बट इंटरनेट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क।
चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। शफी।